चलो साहब, सो वापस से आपका स्वागत है। हम आ गए हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने प्रीवियस लेक्चर में यह सीखा कि साहब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कब कब किस किस केस में हो सकता है। सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 तक की कहानी थी, जिसमें 40, 41, 42 एंड 43 जो था वो था विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जबकि सेक्शन 44 ये बोलता था कि देयर मे बी सम सिचुएशंस, देयर मे बी सम सर्कमस्टांसेस जिसमें आपकी फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब हम क्या बात करने वाले हैं साहब, सेक्शन नंबर 45 से जो कहानी अब आगे बढ़ने वाली है उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जब फर्म डिसॉल्व हो जाए तो जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, लायबिलिटीज ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टनर, इन सब का किस तरीके से काम होगा, हु इज लायबल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, कितनी लायबिलिटी आएगी, ये सारी बातें अब हम करने वाले हैं इस लास्ट सेक्शन के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर। और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा साहब हमारा दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सीए फाउंडेशन का हो जाएगा समाप्त। चलेगा साहब, आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन लिखा है वो लिखा सेक्शन 45। मिला साहब? क्या लिखा? लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। साहब काम कौन कर रहा है आप ये देखो, पार्टनर काम कर रहे हैं। कब काम कर रहे हैं? डिसोल्यूशन के बाद। मतलब आप ऐसा सोचें कि यहां पर कौन सी लायबिलिटी की बात हो रही साहब, यहां पर बात हो रही है डिसोल्यूशन के बाद की, और बीच में कौन है साहब? पब्लिक नोटिस। साहब आप मुझे बताओ, आपने फर्म को डिसॉल्व कर दिया है लेकिन आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि फर्म डिसॉल्व हो गई है? दैट मींस सब आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा बाय गिविंग पब्लिक नोटिस। अब फर्म पब्लिक नोटिस देना भूल गई है, पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है, और डिसॉल्व होने के बाद पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। इस ड्यूरेशन में अगर कोई लायबिलिटी इनकर हो जाती है, कोई आप एक्ट कर देते हो, तो उस लायबिलिटी को कैसे देखेंगे साहब? कौन लायबल रहेगा, कितना लायबल रहेगा? यही लिखा है सेक्शन 45(1) में। बोलो चलेगा साहब? 45(1) क्या बोल रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टीज। साहब अभी भी पार्टनर कंटिन्यू रहेंगे, लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी के लिए फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी वन ऑफ देम विच वुड हैव बीन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। साहब जिस तरीके से हमारी एज अ पार्टनर लायबिलिटी थी डिसोल्यूशन के पहले, हम पहले भी डिसोल्यूशन के पहले लायबल रहते थे, वैसे ही डिसोल्यूशन के बाद भी हम सेम लायबल रहेंगे अगर हम पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं। तो डिसोल्यूशन के बाद, पब्लिक नोटिस के पहले, इस दौरान, इस बीच में जो भी लायबिलिटी इनकर होगी, पार्टनर आर स्टिल लायबल टू दी थर्ड पार्टी। क्या बात समझ में आई? पक्का? प्रोवाइडेड दैट मींस देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ साहब? कि भले हम पब्लिक नोटिस देना भूल गए, फिर भी बीइंग अ पार्टनर मैं लायबल नहीं रहूंगा। साहब डिसोल्यूशन के बाद, पब्लिक नोटिस के पहले जनरली पार्टनर की लायबिलिटी है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, बट देयर आर सम सिचुएशन जिसमें भले आप पब्लिक नोटिस देना भूल गए हैं तब भी आपकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। वही तो क्या कहलाएंगे उसके? एक्सेप्शन। और आपको पता है हमारे इंस्टीट्यूट को एक्सेप्शन बड़े पसंद आते हैं। आइए साहब एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द एस्टेट ऑफ पार्टनर हु डाइज, मतलब पहला केस, साहब भले पब्लिक नोटिस देना भूल गए हैं लेकिन ऐसा पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, उसकी जो एस्टेट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो लायबल नहीं होगी। दूसरा, हु इज एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, साहब वो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया है, फर्म डिसॉल्व हो गई और फर्म पब्लिक नोटिस देना भूल गई, तब भी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं होगा। तीसरा, और ऑफ अ पार्टनर हु नॉट हैविंग बीन नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म टू बी पार्टनर। तीसरा केस, साहब ऐसा पर्सन जिसको थर्ड पार्टी जानती ही नहीं है कि ये भी फर्म में पार्टनर है। तो जब थर्ड पार्टी के लिए वो पार्टनर ही नहीं है तो वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी नहीं होगा। फर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्टनर A B C D, लेकिन D भाई साहब को थर्ड पार्टी जानती नहीं है। से फॉर एग्जांपल वो स्लीपिंग पार्टनर थे,
तो डी को तो थर्ड पार्टी जानती नहीं है, तो थर्ड पार्टी ने केस किसके अगेंस्ट किया? फर्म के। फर्म इन्वॉल्व ए बी सी अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्टी। इन दैट केस डी इज नॉट लायबल। अरे हां पक्का जी। जी बिल्कुल है, बिल्कुल पार्टनर है बेटा वो। लेकिन हम ये लायबिलिटी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहे हैं? थर्ड पार्टी के। जब थर्ड पार्टी केस करेगी तो वो कितने लोगों से पैसा मांगेगी? आपके एग्जांपल के हिसाब से 2 लोगों से, करेक्ट। लेकिन जब लायबिलिटी फर्म के द्वारा चुकाई जाएगी तो बाकी 2 पार्टनर तीसरे से भी तो कंट्रीब्यूशन लेंगे ना। अरे थर्ड पार्टी की नजरों में, अरे समझते क्या बात को? पले चलेगा ना। हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। चलेगा। मैंने क्या बोला साहब? सबसे पहला तो वो पार्टनर जो जिसकी डेथ हो जाए उसकी प्रॉपर्टी लायबल नहीं है। दूसरा जो इंसॉल्वेंट हो जाए। तीसरा जो थर्ड पार्टी के लिए नॉन ही नहीं है एज अ पार्टनर। और कुछ भी लिखा है, retire from the firm is not liable under this section for the act done after the date on which he is ceases। ये हो गया साहब चौथा। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले ले, रिटायरमेंट के बाद कोई भी एक्ट करे जाए फर्म के द्वारा, उसके लिए वो कभी भी लायबल नहीं होगा जिस डेट से वो सीजेस टू बी पार्टनर हो गया था। साहब मैंने आज रिटायरमेंट ले लिया, अब कल से फर्म कुछ भी करे, आई एम नॉट लायबल फॉर दैट। क्या बोला साहब सेक्शन 45 ने? कम ऑन, वापस क्या बोला कि साहब अगर डिसोल्यूशन के बाद पब्लिक नोटिस ना दिया जाए तो स्टिल जो पार्टनर रहेंगे वो स्टिल लायबल रहेंगे फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। हाउएवर 4 लोग कभी भी लायबल नहीं होंगे भले पब्लिक नोटिस ही देना क्यों ना भूल गए हो। पहला साहब एक पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी एस्टेट उसकी प्रॉपर्टी। दूसरा इंसॉल्वेंट। तीसरा नॉट नॉन टू दी थर्ड पार्टी। एंड चौथा रिटायर्ड। जिस दिन सीजेस टू बी पार्टनर हुआ उसके बाद से वो भी फर्म के एक्ट के लिए लायबल। क्या सेक्शन 45 समझ में आता है? पक्का। चलिए साहब अगर आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा साहब सेक्शन 45 बनाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव थे, 2 पर्पस थे। सर पर्पस नंबर 1 ये है कि सेक्शन 45 प्रोटेक्ट करना चाहता है थर्ड पार्टी को। साहब आप मुझे बताओ, हमने बाय नोटिस बाय एन एग्रीमेंट सेक्शन 40 41 सारी कहानी, हमने फर्म को डिसॉल्व कर दिया, फर्म खत्म हो गई। मैं एज अ पार्टनर जाकर कुछ एक एग्रीमेंट कराया या कोई लायबिलिटी इनकर करके आ गया, थर्ड पार्टी आई मेरे पैसे दो, मैंने कहा फर्म है ही नहीं, थर्ड पार्टी बेचारी बेवकूफ बन जाएगी। तो सेक्शन 45 किसके लिए लाया गया? थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टनर को भी प्रोटेक्ट करना है। कौन से पार्टनर? जो डेथ हो गई, जो इंसॉल्वेंट हो गए, जो रिटायर हो गए, उनको भी तो प्रोटेक्ट करना था। तो सेक्शन 45 के 2 ही पर्पस थे, टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी और टू प्रोटेक्ट द पार्टनर। जो पार्टनर नहीं आ सकते का तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक है अपन को ये तो पर्पस रखना है कि भाई साहब सेक्शन 45 क्यों लाया गया। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। चलेगा साहब एक बार आप एग्जांपल नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। देखो एक्सेप्शन इस तरीके से भी उन्होंने पॉइंट वाइज लिख रखे हैं, आप एक बार देख सकते हैं। चलेगा? बोलो। चलें साहब सेक्शन 46 क्या बोल रहा है? सेक्शन 46 क्या बोल रहा है साहब? राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस बाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ a firm every partner or his representative is entitled। किस बात का एंटाइटलमेंट रहेगा साहब? as against all other partner or their representative to have the property of firm applied। देखो बहुत क्लियर बात बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ द डेट एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म एंड हैव सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर और देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला साहब उन्होंने? सेक्शन 46 सिंपल बात बोल रहा है कि जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाए हर पार्टनर के पास या पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो ये बोल सकता है अदर पार्टनर से कि भाई साहब पार्टनर्स फर्म की जो असेट्स थी उनको पहले यूज करो, यूटिलाइज करो फर्म की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो सारे अदर पार्टनर में बांट दिया जाए। यही होना भी चाहिए।
वही सेक्शन 46 ने बोल रखा है कि साहब सबसे पहले आप फर्म के एसेट्स को यूज करोगे टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड इफ एनी सरप्लस इज रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। ये था आपका सेक्शन 46। सेक्शन 47 क्या बोल रहा साहब? कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। साहब आप समझ कर देखो, सेक्शन 47 इतनी सिंपल बात बोल रहा है कि साहब एज अ पार्टनर आपके पास जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, वो तो चले जाते हैं इन जनरल, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो बाकी जो जनरल राइट्स थे, ड्यूटीज थी, वो तो खत्म। लेकिन साहब कुछ अधिकार, कुछ अथॉरिटी चाहिए फर्म को डिसॉल्व करने के लिए भी। मान लो से फॉर एग्जांपल डिसॉल्यूशन के लिए आपकी कंसेंट चाहिए, वो आपका अधिकार है, राइट है। तो जो राइट, जो अथॉरिटीज फर्म को डिसॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो अथॉरिटी अभी भी आपके पास रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी, वो अथॉरिटी आपकी नहीं जाएंगी। अदरवाइज तो फर्म का डिसॉल्यूशन हो ही ना पाएगा अगर सारी अथॉरिटी फ्री कर दें तो। वही सेक्शन 47 बोल रहा है। क्या बोल रहा? आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू नॉट विद स्टैंडिंग द डिसॉल्यूशन सो फार, लेकिन कंटिन्यू कहां तक रहेंगी? सो फार एज मे बी नेसेसरी टू वाइंडिंग अप द अफेयर ऑफ फर्म। साहब आपकी राइट्स, आपकी ड्यूटीज वहां तक ही कंटिन्यू रहेंगी जहां तक उनकी जरूरत फर्म को वाइंड अप करने के लिए जरूरी है। बोलो साहब, चलेगा? ये था आपका साहब सेक्शन 47। सेक्शन 48 क्या बता रहा साहब? सेक्शन 48 ये बता रहा है कि मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा। ये हर जगह है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट में भी है, कंपनीज एक्ट में भी होता है कि जब भी फर्म वाइंडिंग अप होगी तो पैसा आप किसका, किस सीक्वेंस में चुकाओगे। अरे वो भी तो होना चाहिए ना कि पहला पैसा किसका दें, क्योंकि सब तो झगड़ेंगे, पहला मेरा दे दो, पहले मेरा दे दो। तो एक्ट ने क्लियर कर रखा कि साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम बता रहे हैं कि पेमेंट किस ऑर्डर में होगा। आइए साहब पढ़ लेते हैं। इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ फर्म आफ्टर डिसॉल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर बी ऑब्जर्व। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट क्या बोल रहे हैं साहब? अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है तो उस एग्रीमेंट को ध्यान में भी रखना है। अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है ऑर्डर के रिलेटेड तो सेक्शन 48 फॉलो करो। अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ ऑर्डर कर रखा है, कोई सीक्वेंस डिसाइड कर रखा है, तो फिर रीपेमेंट कैसे करोगे? उस सीक्वेंस में। लेकिन सीक्वेंस में, एग्रीमेंट में थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी पहले ही मिलेगी। मतलब हमेशा, मैंने आपको जनरली हमेशा पढ़ाते समय बोला कि आप अपना एग्रीमेंट बनाएंगे तो वो कॉन्ट्रेरी तो वैसे भी नहीं जा सकते हो। सेक्शन 48 भी पहली प्रायोरिटी किसको देगा? आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को। आपको एग्रीमेंट में भी पहले प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? थर्ड। बाकी आप ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हो। आओ साहब देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे साहब? लॉसेस इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा सबसे पहले कहां से दोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट दोगे। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा तो फिर कहां से दोगे? आउट ऑफ कैपिटल दोगे। ये बिल्कुल फिक्स है बेटा। एंड लास्टली इफ नेसेसरी, इसके बाद भी अगर नहीं एडजस्ट हो रहा है तो क्या करो साहब? पार्टनर इंडिविजुअली क्या करेंगे? उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लेकर आएंगे अपने घर से। तो पहला हो गया। दूसरा क्या है साहब? द असेट्स ऑफ फर्म इंक्लूडिंग एनी सम contributed by the partner to make up deficiency of capital must be applied in the following manner। उसके बाद देखो जो बाकी assets हैं वो किस मैनर में एडजस्ट की जाएंगी या रीपे किया जाएगा वो देखा गया। सर उसके बाद क्या करोगे? डेट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी। उसके बाद क्या लिखा है? टू पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। भाई जब फिर जो पार्टनर का कैपिटल है आप उसको रीपे कर दो। तीसरा क्या लिखा है? टू पेइंग टू ईच पार्टनर relatively what is due to him on account of capital। वही लिखा है, वापस से कुछ नया तो लिखा नहीं है। अच्छा एक रहेगा कैपिटल से जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे मुझे देने थे 3 लाख, दिए मैंने 4 लाख, तो पहले ज्यादा वाला चुकाओ फिर उसके बाद आ जाओ कैपिटल पर। अगर कुछ और बचता है, इफ एनी shall be divided among the partner in proportion in which they were entitled to share। इसके बाद भी अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो साहब आपको क्या कर लेना है? फिर वापस सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पीएसआर में। वापस देख लेते सर। सबसे पहले क्या करो? लॉसेस को एडजस्ट करो। कहां से एडजस्ट करोगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट एडजस्ट नहीं हो रहे तो आउट ऑफ कैपिटल, फिर भी नहीं हो रहे तो कंट्रीब्यूशन।
फिर बाकी बची हुए का सीक्वेंस रहेगा इस तरीके से। सबसे पहले आप किसको दो साहब? थर्ड पार्टी को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद अपनी घर की कहानी चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ। एक बार बेटा एनालिसिस पढ़ो, चलो। देखिए साहब, पहले इस पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो सिंपल क्या बोल रहा है कि आप एग्रीमेंट के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो जिसमें आपने थर्ड पार्टी के राइट को क्या कर दिया है? अफेक्ट कर दिया है। मतलब आपका पर्सनल जो एग्रीमेंट है बिटवीन दी पार्टनर, वो थर्ड पार्टी के राइट को कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता था। उन्हें तो पहले भी प्रायोरिटी देनी थी और आज भी प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। ये था आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा क्या है? वही लिखा है कि साहब लायबिलिटी को आप पहले पे ऑफ कर दो, लेकिन अगर फर्म की असेट्स उतनी नहीं है तो क्या करो? आप कंट्रीब्यूशन मांगोगे किससे? बाकी पार्टनर से, जो भी उनका प्रपोर्शन था उस प्रपोर्शन में। एग्जांपल नंबर 5 जल्दी से पढ़ो। एग्जांपल नहीं छोड़ना है साहब। हाँ, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। इस एग्जाम्पल में उस बात का वो ध्यान ही नहीं दे रहे जो आप बोल रहे हैं। वो तो केवल ये समझा रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, जो डेफिशिएंसी होगी उस बात का। क्वेश्चन उनका ये था कि साहब डिसोल्यूशन के केस में वो एक्सेप्शन होता है ना कि डेथ वाला, जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उसकी तो स्टेट लायबल ही नहीं होती है, जबकि यहाँ पर तो उसी से मांग रहे हैं। तो वो बोलने चाह रहे हैं वो। तो यहाँ पर केवल ये उन्होंने दिखाया इस एग्जाम्पल में कि डेफिशिएंसी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। चलेगा साहब? चलो साहब, लास्ट बचा है साहब सेक्शन 49। ये लंबा हो जाएगा। Where there are joint debt due from the firm and also separate debt due from any partner। देखो साहब, इसको समझो हो क्या रहा है। उन्होंने बोला एक तो डेट है किसकी? फर्म की, और एक इंडिविजुअली फर्म पार्टनर की भी डेट है सेपरेटली। मतलब फर्म को थर्ड पार्टी को देना से फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपी, और एक पार्टनर को भी देना से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस। आप समझ रहे क्या लिखा है? देखो, there are joint debt due from the firm and also a separate debt due from any partner। मतलब दो लोगों को उधारी चुकाना है, एक तो आउटसाइडर को चुकाना है और एक तुम्हारे पार्टनर को भी चुकाना है। अब कैसे इसका एडजस्टमेंट होगा? आओ साहब पढ़ते हैं, ये दोनों ही बड़े जरूरी हैं साहब। The property of firm shall be applied in the first instance in payment of debt of the। अब से फॉर एग्जांपल फर्म के पास 10 लाख रुपए हैं। अब देखिएगा मजा,
फर्म के पास कितने हैं 10 लाख। तो उन्होंने पहले में क्या बोला कि पहले तो हम चुकाएंगे 6 लाख क्योंकि ये कॉमन लायबिलिटी है, फिर चुकाएंगे ये 2 लाख, तो कितने होगा 6 + 2 8। अभी कितने बचे, उनको क्या करो पीएसआर में बांट लो, हो गया, पढ़ो वापस। And if there is any surplus, then share of each partner shall be applied to the payment of his separate debt or paid to him। यही बोला कि साहब सबसे पहले तो आप थर्ड पार्टी का दो, फिर जो बचा है उससे सेपरेट जो डेट पार्टनर की थी उसको चुका दो। ये कब था, जब आपके पास सरप्लस है। अब अगर नहीं हो तो मतलब देने हैं 8 और हैं से फॉर एग्जांपल 6 लाख ही। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही? पहले केस में तो अपने पास ज्यादा था तो बड़ी आसानी से चुका दिया। अब अगर कम है तो मतलब 6 भी क्यों, इसको मैं 5 कर देता हूं और क्लियर समझ में आए, क्योंकि यहां पर अपन ने 6 ले रखा है। सर उससे भी कम है 5 है तो क्या होगा, आओ साहब पढ़ते हैं वापस एक बार, फिर मैं वापस से लिख दूंगा। द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट एंड सरप्लस इफ एनी इन द पेमेंट ऑफ। अब उल्टा हो जाएगा, पहले आप, क्योंकि अब डेफिशिएंसी लाएगा वो साहब, जब आप उससे डेफिशिएंसी मांगोगे तो वो क्या बोलेगा, पहले से तो मैंने तुम्हें 2 लाख दे ही रखे हैं। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें घर से 10,000 रुपए और लाने, तुम बोलो सर एडवांस में मैंने 4 तो दे रखे, 6 और ले आता हूं। अरे हाँ या ना? मतलब अल्टीमेटली आपने पहले एडजस्टमेंट किसको किया, सेपरेट वाली को, वो यहां पर बोला है। क्योंकि इन केस ऑफ सब डेफिशिएंसी तो पार्टनर को इक्वली लाना ही पड़ेगा, या जिस भी रेशियो में प्रोपोर्शन में लाना ही पड़ेगा। मैं वापस लिख देता हूं, मैंने क्या लिखा था, साहब कितने देने थे, 6 लाख बाहर वालों को, 2 लाख पार्टनर को। तो ये है फर्म की लायबिलिटी, ये है पार्टनर की लायबिलिटी, लेकिन पैसे कितने हैं केवल, अरे चलेगा ना। तो 6 + 2 8 हैं कितने, 3 लाख कौन लाएगा, लाएगा कि नहीं लाएगा? जैसे ही मैं मान लो 3 पार्टनर हैं तो तीनों कितने लाएंगे, 1-1 लाख। मैं ऑलरेडी क्या बोलूंगा, मैं तो देके बैठा हूं। जैसे ही मैंने बोला मैं देके बैठा हूं, दैट मींस तुमने मेरा सेट ऑफ क्या कर दिया है पहले, यही तो बोल रहे हैं साहब। अरे हाँ, तो यहां पर साहब ये सेक्शन भी हो जाता है समाप्त, और यहां पर हमारा ये जो चैप्टर था रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो जाता है साहब समाप्त। एक बार आप चाहें तो एमसीक्यू देख लें, एमसीक्यू जल्दी जल्दी देखें साहब। पहला क्या था आंसर, बी ऑप्शनल होता है। सर अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम सेट ऑन की सेट ऑफ, सेट ऑफ बेटा एज पर द एक्सेप्टेड व्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंसीडर्ड। भाई साहब रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कब हो जाता है, जब वो रजिस्ट्रार क्या करता है, रजिस्टर ऑफ फर्म में एंट्रीज कर देता है। तो ये लिखा है मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व, कब हो जाती है साहब कंपलसरी डिसॉल्व, इनमें से जल्दी देखो कब हो जाती है कंपलसरी डिसोल्यूशन, कहां पर लिखा है, डी, ए एंड बी, पक्का? हाँ मैं चेक नहीं कर रहा हूं। हाँ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड अ पार्टनर में अप्लाई टू कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, सारे में कर सकता है कोर्ट के लिए अप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मिसकंडक्ट, जस्ट एंड इंसॉल्वेंसी। बी बेटा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में कभी भी कोर्ट क्यों डिसॉल्व करवाएगा, क्या करवाएगा, पक्का? करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलें, अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। अब भी पढ़ा अपन ने, पहले आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जाता है। पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड, कब नहीं देना पड़ता है, सब में देना पड़ता है एडमिशन को छोड़कर। Which of the following do not constitute ground for dissolution by court? Insanity बिल्कुल, willful misconduct बिल्कुल, business carried at loss बिल्कुल, expulsion, expulsion में बिल्कुल नहीं है ऐसा केस। चलें, dissolution of partnership between all the partner of firm is called, all the partner जब भी होगा तो उसको बोलते हैं dissolution of firm। A partnership firm has to be registered with registrar of firm, ROF बोलते हैं उसको। In settling the account after dissolution, the firm assets shall be first applied in losses including deficiency of capital, payment of partners loan, payment of partners goodwill share, distribution, ये ही होता है पहले। चले 13 क्या लिखा है, डेडलॉक इन दी मैनेजमेंट हो गया बेटा। तो डेडलॉक इन दी मैनेजमेंट में क्या, तो जस्ट एंड इक्विटेबल का एक डेडलॉक इन दी मैनेजमेंट भी था, उसमें भी कर सकते हैं। सो क्या एक्स अप्लाई कर सकता है कोर्ट में,
यस, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पर कर सकता है, करेक्ट ना, उसमें ही था ना। चलें, और अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व ऑन दी, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है बिकमिंग द इलीगल। चलेंगे। पार्टनरशिप डीड डज नॉट इंक्लूड, हाँ, एग्जिट, एग्जिट कब होगा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है क्या? वो देख लेना एक बार आप। चलें, 16 का क्या है साहब? जिस डेट पर नोटिस पर जो डेट दी जाती है उस पर, या तो अदरवाइज तो नोटिस दिया उस दिन, करेक्ट है। चलो चलें, क्वेश्चन नंबर 17। पक्का? चलो 18वां। चलेगा साहब। तो यहां पर सारे एमसीक्यू भी हो गए हैं खत्म। जैसे ही हमने खत्म किया, हमारा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फाउंडेशन सिलेबस का हो गया है समाप्त। नहीं आएंगे बेटा।